हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। मैं डॉक्टर सुशील, आपका फिजिक्स मैं हेल्प चैनल में तहे दिल से स्वागत करता हूं। आजकल हम कर रहे हैं क्लास 12 की केमिस्ट्री को और उसका कर रहे हैं चैप्टर नंबर 5 जो कि है पृष्ठ रसायन यानी कि सरफेस केमिस्ट्री। और प्यारे बच्चों, लास्ट क्लास में हमने इसकी थ्योरी को कंप्लीट किया था और आज से हम इसकी जो एनसीईआरटी की बुक के जो अभ्यास प्रश्न है, एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन है उनको सॉल्व करने वाले हैं। ये पूरी की पूरी जो एक्सरसाइज है वो थ्योरेटिकल बेस्ड है, क्योंकि इस पूरी के पूरे चैप्टर में कहीं फॉर्मूला आए ही नहीं है। तो वैसे हम चाहते तो इसको छोड़ भी सकते थे, क्योंकि थ्योरी में आपको चैप्टर में पॉइंट टू पॉइंट सारी करा चुका हूं, लेकिन फिर भी कोशिश करेंगे इसको रनिंग में इसको जल्दी से पूरा करने की, जिससे हम फटाक से नेक्स्ट चैप्टर पे पहुंच पाए। तो शुरू करते हैं। हमारा जो एनसीईआरटी, प्यारे बच्चों, एनसीईआरटी की बुक को फॉलो कीजिए, बेस्ट रहेगी आपके लिए, न केवल बोर्ड एग्जाम के लिए बल्कि कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए भी। तो टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है 5.1। हमारा है प्रश्न 5.1 है। इसके अनुसार अधिशोषण एवं अवशोषण शब्दों यानी कि पदों के तात्पर्य में विभेद कीजिए, प्रत्येक का एक उदाहरण दीजिए। तो बहुत बेसिक फॉर्मूला है, बेसिक चीजें पूछ रखी है इसने। क्या कहा इसने? अधिशोषण तथा अवशोषण। तो देखिए, अधिशोषण, अधिशोषण और दूसरा है अवशोषण, अवशोषण। तो दोनों में क्या अंतर है प्यारे बच्चों? आपको पता है कि जो अधिशोषण होता है वह एक पृष्ठीय घटना है। किसी ठोस के पृष्ठ पर गैस के अणुओं के एकत्रित होने की जो घटना होती है उसे हम कहते हैं अधिशोषण। और ध्यान रखिए, यह ठोस के पृष्ठ पर इसकी मात्रा सबसे ज्यादा होती है, जबकि ठोस के अन्य हिस्सों पर इतना अधिक हम कह सकते हैं गैस के अणु एकत्र नहीं होते। जबकि अवशोषण एक अलग प्रकार की घटना है, यह पृष्ठीय घटना नहीं है। यदि किसी चीज के विभिन्न हिस्सों पर एक समान रूप से कोई दूसरा द्रव एकत्रित हो रहा है, उसके भीतर प्रवेश कर रहा है, तो आप कहेंगे वह अवशोषण है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल ब्लॉटिंग पेपर का भी कह सकते हैं, और साथ में हम कह सकते हैं जैसे स्पंज का मैंने आपको उदाहरण दिया था, फोम का उदाहरण दिया था कि फोम को यदि आप जल में डालेंगे तो वो एक समान रूप से क्या करता है? जल अवशोषित करता है। तो परिभाषा सबसे पहले इसकी आप हम कह सकते हैं परिभाषा लिख सकते हैं, यह पृष्ठीय घटना है, यह पृष्ठीय घटना है, यानी कि यह पृष्ठ पर सबसे ज्यादा होता है और ठोस के बाकी हिस्सों पर यह दूसरे अणुओं के, गैस के अणुओं के अधिशोषित होने की, एकत्रित होने की घटना कम होती है। किसमें? अधिशोषण में। और अवशोषण यह पृष्ठीय घटना नहीं है, यह संपूर्ण ठोस पर एक समान होता है। दूसरा लिखेंगे, यह पृष्ठीय घटना नहीं है, नहीं है, संपूर्ण ठोस पर समान रूप से रहता है। इसका अर्थ है यदि कोई दूसरा द्रव ठोस में अवशोषित हो रहा है, क्योंकि अवशोषण है, तो वो ठोस के सभी हिस्सों पर समान रूप से अवशोषित होगा। काफी आसान, मैं कह सकता हूं आसान चीज है, हमने पहले बात कर रखी है। दूसरी बात करें, जो अधिशोषण होता है ये हमारा, इसको यदि आप बढ़ाना चाह रहे हैं तो इसके छोटे छोटे टुकड़े कर दीजिए, तो अधिशोषण की घटना क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। जबकि अवशोषण में ऐसा कोई आवश्यक नहीं है, क्योंकि अधिशोषण पृष्ठीय घटना है, इसलिए छोटे छोटे टुकड़े करने पर अधिशोषण बढ़ जाएगा, अवशोषण की ऐसी कोई बात नहीं है। सेकंड, हम कह सकते हैं कि यह जो हमारी अवशोषण की, अधिशोषण की जो घटना है, अधिशोषण की घटना का यदि आप इसका एग्जाम्पल देना चाहें, यहां पर एग्जाम्पल ही लिख लेते हैं सीधे, बाकी हमने डिटेल पे चर्चा चैप्टर में कर रखी है। इसका जो एग्जाम्पल है, जैसे हमने कहा था सिलिका जेल पर जो वाष्प क्या होती है? अधिशोषित होती है। सिलिका जेल द्वारा वाष्प का या जल वाष्प का अधिशोषण, अधिशोषण। और यह दूसरा इसमें एग्जांपल क्या आ जाएगा? इसका एग्जांपल इसमें लिखेंगे ब्लॉटिंग पेपर या स्याही सोखता भी कहते हैं उसे, स्याही। हर ये आगे पीछे हो गया है बच्चों, स्याही सोखता द्वारा, स्याही का अवशोषण कह लीजिए, स्याही का अवशोषण, शोषण, या किसी दूसरे द्रव का अवशोषण। यह एग्जांपल आ गया। ये जो होता है हमारा, ध्यान रखिए, यह हम कह सकते हैं ताप बढ़ाने पर यह घटना घटती है।
ताप बढ़ाने पर घटना घटती है, जबकि इस पर ताप का कोई खास प्रभाव नहीं पड़ता। यह दाब बढ़ाने पर यह घटना बढ़ेगी, ये वाली, जबकि इस पर दाब का कोई ऐसा खास प्रभाव नहीं पड़ता। तो यह सब क्या है, इन दोनों में हम कह सकते हैं डिफरेंस है, जिनको आप लिखेंगे। अगला देखें, सेकंड क्वेश्चन है, प्रश्न संख्या 2। सेकंड प्रश्न, भौतिक अधिशोषण तथा रासायनिक अधिशोषण में क्या अंतर है। सीधे अधिशोषण में अंतर पूछ रहा है। एक है भौतिक अधिशोषण और दूसरा हमारा होता है रासायनिक अधिशोषण। प्यारे बच्चों, इस पे भी हमने चैप्टर में डिटेल में चर्चा कर चुके हैं। भौतिक अधिशोषण क्या होता है, एक ऐसा अधिशोषण जिसमें कि हम कह सकते हैं पृष्ठ पर जो अणु होते हैं उनके बीच में वांडरवाल बल कार्य करता है। यानी कि इसमें लिखेंगे अणुओं के बीच वांडरवाल बल कार्य करता है, वांडरवाल बल कार्य करता है। अब इनके बीच में कौन सा काम करता है, अणुओं के बीच कोवलेंट बॉन्ड यानी कि सहसंयोजक बंध बल कार्य करता है। अणुओं के बीच सहसंयोजक या आप कह सकते हैं वैद्युत बल कार्य करता है। तो ये एग्जांपल हो गया। सेकंड, आप यह जो हम कह सकते हैं जो भौतिक अधिशोषण होता है, यह सभी प्रकार की गैसों के लिए एक समान होता है, जबकि रासायनिक अधिशोषण सभी प्रकार की गैसों के लिए एक समान नहीं होता। यह इसलिए नहीं होता एक समान कि जो ठोस का पृष्ठ है जरूरी नहीं है उसके ऊपर वाली जो गैस है उस ठोस के साथ कोई रासायनिक अभिक्रिया करे ही करे, क्योंकि यहां पर रासायनिक अभिक्रिया घटित होती है अधिशोषण की घटना में। तो जो गैस ठोस के साथ रासायनिक अभिक्रिया घटित करने के लिए या करने के लिए हम कह सकते हैं तैयार होगी, जिसकी हो सकती है, तो हम कह सकते हैं वह गैस को क्या मिलेगी, वरीयता मिलेगी, प्रेफरेंस मिलेगा, और बाकियों को इतना प्रेफरेंस नहीं मिलेगा रासायनिक अधिशोषण में। जबकि यहां पर अणुओं के बीच केवल वंडरवाल बल कार्य करता है, इसलिए यह सब प्रकार की गैसों के लिए एक समान व्यवहार करती है, आप ऐसा कह सकते हैं। अगला कहें, दूसरा हमने आपको बता दिया। तीसरे में हम बात करें तो तीसरे में कह सकते हैं कि यदि इनकी हम कहें, क्योंकि दोनों की दोनों ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया, अधिशोषण की घटना क्या होती है, अधिशोषण की घटना ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया, ऊष्मा बाहर निकलती है। तो इसमें जो ऊष्मा निकलती है वो 20 से 40 किलो जूल पर मोल निकलती है, और इसमें हम कहें तो इसमें 60 से 240 किलो जूल पर मोल निकलती है। बहुत सी बुक्स में 80 से 240 किलो जूल भी दिया गया है। तो इस प्रकार से कह सकते हैं। यदि इसमें ताप का प्रभाव देखा जाए, ताप का, तो ताप का भौतिक अधिशोषण ताप बढ़ाने पर घटता है, ताप बढ़ाने पर घटता है, और यह ताप बढ़ाने पर प्रारंभ में बढ़ता है तथा बाद में घटता है। तो ये हमारे पास इसके, तो इसी प्रकार से प्यारे बच्चों हम बहुत सारे दे सकते हैं। ये बहुपरतीय होता है, एक से अधिक परतें ठोस के अंदर क्या होती है, अधिशोषित हो जाती है। इसमें केवल कहा जाता है केवल सबसे ऊपर की जो एकल परत होती है वही अधिशोषित होती है। तो ये सब बातें हमने आपको चैप्टर के दौरान डिटेल में बता रखी है। आपको यदि कहीं कंफ्यूजन हो, यदि ज्यादा डिटेल में देखना हो तो जाकर के उस टॉपिक को देख सकते हैं। तो आप इसे एक बार चाहें तो नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5.3, जो कि इस प्रकार से, इसके अनुसार कारण बताइए कि सूक्ष्म विभाजित पदार्थ अधिक प्रभावी अधिशोषक क्यों होता है। सूक्ष्म विभाजित पदार्थ का अर्थ है कि कोई भी आप पदार्थ जो कि अधिशोषण का कार्य कर रहा है, जिसमें अधिशोषण का गुण है, यदि हम क्या कर दें, उसके छोटे छोटे टुकड़े कर दें, उसको छोटे छोटे हिस्सों में बांट दें, इसे कहते हैं सूक्ष्म विभाजित। सूक्ष्म मतलब छोटे छोटे, विभाजित मतलब कणों में बांटना। तो उसकी अधिशोषण क्षमता क्यों बढ़ती है? इसका मूल कारण है कि अधिशोषण एक पृष्ठीय घटना है। जैसे जैसे आप किसी बड़ी
हम कह सकते हैं पदार्थ को छोटे छोटे हिस्सों में बांटते हैं, उसके पृष्ठ का क्षेत्रफल बढ़ता चले जाता है, और जितना ज्यादा उसका पृष्ठ का क्षेत्रफल बढ़ेगा उतना अच्छा वो क्या करेगा, अधिशोषण का कार्य करेगा। आपने सिलिका जेल देखा होगा, हमने आपको बताया था चैप्टर के दौरान, जो नई पैकिंग आती है उसमें आपको व्हाइट कलर के पैकेट मिलते हैं छोटे छोटे बहुत सी चीजों में, जैसे बैग हो गए या जो चीजें मॉइस्चर से खराब होने की जिनकी संभावना होती है, उसमें छोटे छोटे पैकेट मिलते हैं। तो आप उसमें हाथ लगा के देखेंगे तो आपको उसमें छोटे छोटे टुकड़े मिलेंगे, वो बड़ा एक पूरा का पूरा टुकड़ा नहीं रख देते हैं। तो इसीलिए रखते हैं क्योंकि वो एक पृष्ठीय घटना है, जितने अधिक छोटे टुकड़े होंगे उनके पृष्ठ का क्षेत्रफल उतना अधिक होगा, अधिशोषण की घटना उतनी ही अधिक होगी। तो क्या लिखेंगे, हमने कहा चूंकि अधिशोषण पृष्ठ के क्षेत्रफल के बढ़ने पर बढ़ता है, अतः सूक्ष्म विभाजित कणों की अधिशोषण क्षमता अधिक होगी, अधिशोषण क्षमता अधिक होगी। तो एग्जाम्पल हम दे देंगे, जैसे सिलिका जेल या चारकोल, ये सब चीजें क्या है, उसके एग्जाम्पल हैं। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है 5.4। अगला है प्रश्न 5.4। इसके अनुसार किसी ठोस पर गैस के अधिशोषण को प्रभावित करने वाले कारक कौन से। तो देखिए, अधिशोषण को प्रभावित करने वाले तो बहुत सारे कारक होते हैं। जो मुख्य होते हैं वो एक, पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना है, अभी हमने बताया ये तो पृष्ठीय घटना है, पृष्ठ का क्षेत्रफल जितना ज्यादा होगा उतना अधिक क्या होगा, अधिशोषण का कार्य होगा। दूसरा ताप हो गया, ताप बढ़ाते हैं तो अधिशोषण घट जाता है। तीसरा हो गया दाब, आप कह सकते हैं यदि दाब बढ़ाएंगे तो अधिशोषण भी बढ़ेगा। ये अपने चैप्टर में आपको डिटेल में समझाया था कि किसी ठोस के पृष्ठ पर उसके ऊपर जो गैस विसरित है, फैली हुई है, और यदि ऊपर से आप दाब बढ़ाएंगे तो गैस के अणु क्या होंगे, पृष्ठ के समीप आएंगे, अधिक संख्या में आएंगे। जितनी अधिक संख्या में पृष्ठ के समीप आएंगे उतना ही क्या होगा, अधिशोषण का कार्य होगा। और ये सब चीजें हमें पता है। साथ ही ये गैस की प्रकृति पर भी निर्भर करती है। अभी हमने पहले प्रश्न में आपको बताया था भौतिक अधिशोषण, रासायनिक अधिशोषण। तो रासायनिक अधिशोषण तो गैस की प्रकृति पर निर्भर करती है। तो गैस की प्रकृति यदि अनुकूल होगी तो अधिशोषण ज्यादा होगा, रासायनिक अधिशोषण, और यदि प्रतिकूल होगी, वो पृष्ठ के साथ कोई क्रिया नहीं करेगी, तो रासायनिक अधिशोषण कम होगा। तो कौन कौन से कारक होंगे, पहले हमने क्या कहा आपको, हमने कहा पृष्ठ का क्षेत्रफल, ये क्या है, अधिशोषण को प्रभावित करने वाले कारक, अधिशोषण को प्रभावित करने वाले कारक, पृष्ठ का क्षेत्रफल एक। दूसरा हमने कहा ताप बढ़ाओगे तो अधिशोषण क्या होगा, अधिशोषण घटेगा। तीसरा हमने बताया दाब बढ़ाओगे तो अधिशोषण बढ़ेगा। और चौथा हम कह सकते हैं, आप चाहें तो लिख लीजिए गैस की प्रकृति, गैस किस प्रकृति की है जिसको अधिशोषित होना है, अधिशोषण के पृष्ठ पर। अगला प्रश्न देखते हैं 5.5, अधिशोषण समतापी वक्र क्या है, फाइनलिक अधिशोषण समतापी वक्र का वर्णन कीजिए। तो प्यारे बच्चों, इसकी डिटेल चर्चा हमने चैप्टर में करी थी। सबसे पहला है अधिशोषण समतापी वक्र, प्रश्न संख्या है 5.5, समतापी अधिशोषण वक्र। तो क्या होता है समतापी अधिशोषण वक्र, हमने आपको चैप्टर में बताया था कि यदि x/m तथा p के बीच में एक ग्राफ खींचा जाए, जैसे जैसे हम देखते हैं कि आप ताप बढ़ाएंगे वैसे वैसे अधिशोषण क्या होगा, हम कह सकते हैं कम होगा, और ताप घटाने पर अधिशोषण बढ़ता है। यही तो हमने बात यहां पर समझाई कि ताप बढ़ाओगे तो अधिशोषण घटेगा। तो हमने यहां पर कह लें यदि एक वक्र बनाए, मान लेते हैं मैंने एक ये वक्र बनाया, ये अधिशोषण वक्र है, इसका जो ताप है मान लेते हैं वो 240, हम कोई भी टेम्परेचर ले ले, डिग्री सेंटीग्रेड ले लेते हैं मान लो, तो इस पर इतना है। यदि आप ताप को बढ़ाएंगे तो अधिशोषण क्या होगा, घटेगा।
ताप बढ़ाने पर अधिशोषण घटेगा। तो यदि मैं कहूं कि अगला ताप मैं ले लूं 300 डिग्री सेंटीग्रेड, तो ग्राफ क्या होगा, घटेगा। यदि कम करूंगा, मान लो 140 ले लूं, तो अधिशोषण क्या होगा, बढ़ जाएगा, बढ़ेगा। तो यह कहलाता है समतापी अधिशोषण वक्र। ध्यान दीजिएगा, कोई कंफ्यूजन हो तो प्यारे बच्चों चैप्टर में जाकर के डिटेल में समझिए। वैसे आपका पहला स्टेप होना चाहिए कि चैप्टर के सीक्वेंस से सारे वीडियो देखें, फिर ये अभ्यास सत्र में आए। जो चीजें वहां छूट जाएंगी वो यहां कवर आपकी आसानी से होंगी, और यदि यहां कोई चीज हम शॉर्ट में बता रहे हैं तो वो वहां आपकी अच्छे से आपको समझा रखी है। अगला देखें, इसने कहा फ्राइंडलिक का समतापी वक्र। तो पहला तो ये हो गया, दूसरा है फ्राइंडलिक का समतापी वक्र। तो फ्राइंडलिक का समतापी वक्र हमने चैप्टर में आपको डिटेल में समझा रखा है। फ्राइंडलिक का समतापी वक्र कहता है, फॉर्मूला उसको समीकरण होती है x/m बराबर, फिर हम क्या ले लेते हैं, एक कांस्टेंट ले लेते हैं, और कांस्टेंट हम कुछ भी ले सकते हैं। यहां पर हम ले के p की पावर होती थी 1/n। जहां पर आपको पता हो x क्या होता था, अधिशोषित गैस की मात्रा। m क्या होता था, वह ठोस, उस ठोस का द्रव्यमान जिसके पृष्ठ पर गैस अधिशोषित हो रही है। और k और n क्या है, दोनों नियतांक हैं, और p क्या है, दाब। तो हमने कहा यह सब चीजें चैप्टर में डिटेल में बताइए, आप वहां जाकर के देख लीजिएगा। दोबारा बोल रहा हूं, आप चाहें तो लिख सकते हैं। x क्या है, अधिशोषित गैस की मात्रा। m क्या है, जो जिस पृष्ठ पर, ठोस के पृष्ठ पर जो अधिशोष्य है, जिस ठोस के पृष्ठ पर अधिशोषण हो रहा है, उस ठोस का द्रव्यमान। तीसरा k और n हमने कहा क्या है, कांस्टेंट है, और p क्या है, दाब। अब हमने उस वहां पर यदि दोनों तरफ जब लॉग लेते हैं, लॉग लेने पर ये फ्राइंडलिक की समीकरण है समतापी वक्र की, तो ये आ जाता था हमारे पास log x/m बराबर, इसको लिख लेते थे log k, और क्योंकि log m इंटू n का फॉर्मूला होता था, और साथ में log m की घात n का। प्यारे बच्चों पूरा डेरिवेशन चैप्टर में जाके देखिएगा, अगर यहां पर भी पूरा डेरिवेशन कराऊंगा तो बहुत टाइम वेस्ट होगा। तो log k होता था प्लस ये होता था 1/n, और होता था log p। इसको आगे पीछे कर लें तो ये होता था log x/m बराबर, ये होता था 1/n log p प्लस log k। और इसको हम समीकरण से कंपेयर करते थे, y बराबर mx प्लस c। तो y की जगह क्या है, log x/y। तो यहां पर एक वक्र बना रहे हैं, ये हमारा x अक्ष है, ये हमारी क्या है, y अक्ष। तो y अक्ष क्या है, log x/m रखना है, तो क्या आ जाएगा यहां पर, log x/m। यही y अक्ष पर ये चर है। दूसरा है m, तो ढाल होता है, x यानी कि x अक्ष पर क्या है, log p, तो यहां पर लिख लेंगे log p, ये x अक्ष पर आ गया। तीसरा आ गया 1/n, तो रेखा का ढाल होता है, और ये जो c होता था ये y अक्ष पर अंतःखंड की लंबाई होती थी, हमने आपको डिटेल में बता रखा है डेरिवेशन में। तो ये जो यहां से लेके ये log k की यहां तक की हमने जो वैल्यू ले ली, ये हमारी हो जाती log k, यहां से लेके यहां तक की ऊंचाई। अब यहां से हमारा वक्र ऊपर की ओर चलता है, इस प्रकार से वक्र चलता है। अब वक्र में किन्हीं भी दो बिंदुओं को आप ले लीजिए, मान लेते एक बिंदु मैंने यहां ले लिया, एक बिंदु यहां ले लिया। यदि इस प्रकार से हम इनके बीच में ग्राफ खींचे, दूसरा बिंदु यहां है, तो ये जो रेखा का ढाल है, जिसे हम ढाल कहते हैं, ये हमारा m से रिप्रेजेंट होता है, रेखा का ढाल ये m, और m की जगह क्या है, 1/n। तो क्या आ जाएगा, m की जगह 1/n। और ध्यान रखिए इस वाले फार्मूले में जो हमारा n होता है, इसका मान हमेशा 1 से बड़ा होता है। तो यह हमारा फ्राइंडलिक का समतापी वक्र होता है। तो प्यारे बच्चों, ये चैप्टर में डिटेल से दिया हुआ है, यहां पर मेरे ख्याल से आपका रिवीजन हो गया होगा, तो इसको इस प्रकार से आप कर सकते हैं। आप नोट कीजिए, फिर हम आगे कंटिन्यू करें। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5.6, जो कि इस प्रकार से है। इसके अनुसार अधिशोषक के संक्रियण से आप क्या समझते हो या कैसे प्राप्त किया जाता है। अधिशोषण के संक्रियण क्या है, अधिशोषण का संक्रियण। संक्रियण का अर्थ क्या हुआ प्यारे बच्चों, इसका अर्थ है कि अधिशोषण की क्षमता को बढ़ाने वाली जो बातें हैं, कुछ ऐसा हो जो अधिशोषण की क्षमता को बढ़ा दें। और अधिशोषण क्या आता है, किसी ठोस के पृष्ठ पर किसी गैस के अणुओं के एकत्रित होने की घटना को हम क्या कहते हैं, अधिशोषण कहते हैं।
तो सीधी सी बात यह है कि यदि किसी गैस ठोस के पृष्ठ पर गैस के कुछ ऐसा तरीका इस्तेमाल करें कि ज्यादा से ज्यादा अणु इकट्ठे हों, तो हम कहेंगे कि वहां अधिशोषण की क्षमता बढ़ रही है, और इसी को हम क्या कहेंगे, संक्रियण की घटना। यानी कि इसका अर्थ क्या है, अधिशोषण की क्षमता को बढ़ाना। एक लाइन में, अधिशोषण की क्षमता को बढ़ाना। अब कैसे बढ़ाएंगे, इसके क्या तरीके हैं? हम जानते हैं यदि पृष्ठ का क्षेत्रफल बढ़ा दिया जाए तो अधिशोषण की घटना बढ़ जाती है। तो पहला आपने क्या करना है, पृष्ठ का क्षेत्रफल बढ़ाना है, पृष्ठ का क्षेत्रफल बढ़ाकर। सेकंड आप क्या कह सकते हैं, यदि हम जो ठोस है उसके पृष्ठ पर यदि पहले से कुछ अणु चिपके हुए हैं, उन अणुओं को बाहर निकाल करके, तो अधिशोषक के पृष्ठ की, अधिशोषक के पृष्ठ की भली भांति सफाई करके, यानी कि अधिशोषण की घटना से पहले अधिशोषक के पृष्ठ की आप अच्छे से सफाई कर लीजिए। उसके पृष्ठ पर जो रिक्त स्थान है वो पूर्ण रूप से रिक्त रहे, उनमें पहले से कोई गैस के अणु क्या हो वहां स्थित ना हो। तो उसके लिए या चाहे आप ताप बढ़ा लीजिए, चाहे उसकी वॉशिंग कर लीजिए, बस उसका पृष्ठ क्या होना चाहिए, स्वच्छ होना चाहिए, साफ होना चाहिए, कोई दूसरी गैस के अणु उसके पृष्ठ पर नहीं होने चाहिए। तब हम कहेंगे फिर अधिशोषण की घटना करेंगे तो वो ज्यादा अच्छे तरीके से होगी। तीसरा हम कह सकते हैं यदि पृष्ठ को खुरदुरा कर दिया जाए, यदि पृष्ठ खुरदुरा होगा तो भी हम जानते हैं अधिशोषण की घटना बढ़ जाती है। तो तीसरा क्या आ गया, पृष्ठ को खुरदुरा करके। तो ये तरीके हैं प्यारे बच्चों। अगला देखें, अगला है 5.6 के बाद 5.7 है, विषमांगी उत्प्रेरण में अधिशोषण की क्या भूमिका है। तो किसकी बात कर रहे हैं अभी, प्रश्न 5.7 विषमांगी उत्प्रेरण, विषमांगी उत्प्रेरण। विषमांगी उत्प्रेरण में पूछ रहे हैं अधिशोषण की क्या भूमिका है। देखिए विषमांगी उत्प्रेरण क्या होता था, यदि उत्प्रेरण की घटना कुछ ऐसी हो कि उत्प्रेरक और जिस रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहा हो दोनों की अवस्थाएं क्या हो, अलग अलग हो। तो जैसे हमने वहां देखा था कि हमने एक द्रव ले लिया और उसके भीतर एक उत्प्रेरक के रूप में एक ठोस डाल दिया, तो यह विषमांगी उत्प्रेरण होता था क्योंकि ठोस उत्प्रेरक का काम करता था। अब ऐसे स्थिति में कोई हमने कहा मान लो रासायनिक अभिक्रिया घटित हो रही है जिसमें कि हम कह रहे हैं अभिकारक द्रव अवस्था में है और जो उत्प्रेरक है वो ठोस अवस्था में है, तो ये विषमांगी उत्प्रेरण हो गया। अब उत्प्रेरण का काम क्या, उत्प्रेरण वह घटना है जिसमें कोई पदार्थ किसी रासायनिक अभिक्रिया में बिना हम कहें भाग लिए हुए क्या करते हैं, रासायनिक अभिक्रिया की गति को बढ़ा दे, उसे उत्प्रेरण की घटना कहते हैं। तो अब हमने कोई एक विलयन लिया, उस विलयन के अंदर ठोस रख दिया, मान लेते हैं ये मैंने एक अभिकारक थे मेरे पास, किसके रूप में, द्रव के रूप में अभिकारक थे, और इसके भीतर मैंने क्या कर दिया, यहां पर एक ठोस रख दिया। ये ठोस हमारा क्या है, ये उत्प्रेरक है, उत्प्रेरक है। और यह हमारे पास क्या है, ये हमारे पास अभिकारक है, अभिकारक है जो कि द्रव अवस्था में है। तो अभिकारक के अणु इस ठोस के पृष्ठ पर क्या हो जाएंगे, अधिशोषित होंगे। यदि इसके पृष्ठ पर अधिशोषित होंगे तो निश्चित रूप से क्या होगा, पहली बात तो यह होगी कि जैसे जैसे यह अधिशोषित होते चले जाएंगे वैसे वैसे रासायनिक अभिक्रिया की गति बढ़ती जाएगी। और दूसरा तरीका रासायनिक अभिक्रिया की गति को और बढ़ने को कैसे बढ़ती है इसको समझने का, आप जानते हैं अधिशोषण की घटना एक ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया है। यानी कि जब इस अभिकारक के अणु इस ठोस के पृष्ठ पर आकर के एकत्रित होंगे, अधिशोषण की घटना घटित होगी, तो वहां पर ऊष्मा उत्सर्जित होगी। और यदि ऊष्मा उत्सर्जित होगी तो आप जानते हैं अधिकतर रासायनिक अभिक्रियाएं ताप के बढ़ने पर क्या होती है, तेज हो जाती है, उनकी गति बढ़ जाती है। तो अधिशोषण की घटना में क्या हो रहा है, ताप बढ़ेगा, जिससे हम कह सकते हैं कि यहां पर रासायनिक अभिक्रिया का वेग भी बढ़ जाएगा। और यही हमारा क्या है, विषमांगी उत्प्रेरण। अब विषमांगी उत्प्रेरण हम इस प्रकार से इसको समझ सकते हैं। अब कभी कभी हम ये कह सकते हैं कि विषमांगी उत्प्रेरण में आप ये भी कह सकते हैं कि कोई हमारे पास ठोस है और उस पर गैस के अणु आकर के एकत्र हो रहे हैं, वहां पर भी एक रासायनिक अभिक्रिया घटित हो रही है। तो उसको कैसे समझा जाए, उसके स्टेप्स क्या हैं? तो उसके स्टेप्स हैं विषमांगी उत्प्रेरण के चरण। क्या क्या चरण है? पहला तो सबसे पहले कोई ठोस है, हमने ये ठोस ले लिया और इसके ऊपर ये क्या है, गैस के अणु है।
तो सबसे पहला स्टेप है कि अधिशोषक के पृष्ठ पर अधिशोष्य गैस को विसरित करना, फैलाना। तो पहला है अधिशोषित या अधिशोष्य लिखेंगे, अधिशोष्य गैस को विसरित करना, विसरित करना अधिशोषक के पृष्ठ पर। किसके? अधिशोषक, ये ठोस क्या है? अधिशोषक है, अधिशोषक के पृष्ठ पर। पहला तो ये हो गया। दूसरा, अधिशोषण की घटना घटित होना, इन अणुओं का इसके पृष्ठ पर क्या हो जाना? एकत्रित हो जाना, अधिशोषण की घटना घटित होना। दूसरा आ गया अधिशोषण की घटना, घटित होना। तीसरा, हम कहेंगे किसी एक अन्य कारक की उपस्थिति में क्या होगा? यह इन दोनों के बीच में एक रासायनिक विक्रिया घटित होगी। तो हम कहेंगे रासायनिक अभिक्रिया का घटित होना। और रासायनिक अभिक्रिया घटित होगी तो क्या बनेगा? उत्पाद बनेगा। तो चौथा हो गया, जो उत्पाद बनेगा उसका विशोषण होना। अगला आएगा उत्पाद का विशोषण होना। अब आपने यदि चैप्टर पे ध्यान ना दिया हो तो आपको यह समझ नहीं आएगा विशोषण क्या है। अधिशोषण की विपरीत घटना को विशोषण कहते हैं, यानी कि ठोस के पृष्ठ पर जो गैस के अणु एकत्र हुए हैं यदि ये यहां से बाहर निकल जाएं, इसी घटना को कहते हैं विशोषण। तो जब उत्पाद बन जाएगा तो उत्पाद क्या होगा? विशोषित होना चाहिए, उसको ठोस के पृष्ठ से दूर चले जाना चाहिए, तभी तो नई रासायनिक प्रक्रिया घटित होगी ना। तो अगला है उत्पाद का विशोषण होना। और फिर लास्ट में हमारा पांचवा स्टेप आ जाता है कि उत्पाद का ठोस के पृष्ठ से दूर जाना। उत्पाद का ठोस के पृष्ठ से दूर विसरित होना। और फिर अगला स्टेप फिर से पहला आ जाएगा अधिशोष्य गैस का विसरित करना अधिशोषक के पृष्ठ पर। फिर से पहला स्टेप आ जाएगा। तो इस प्रकार से इसे कर सकते हैं। अगला प्रश्न और देख लें। अगला प्रश्न है अधिशोषण हमेशा ऊष्माक्षेपी क्यों होता है? यहां पे लिख लेते हैं इसे। प्रश्न संख्या 5.8 है। ये कह रहे हैं कि अधिशोषण हमेशा ऊष्माक्षेपी क्यों होता है? तो देखिए, जब ठोस के पृष्ठ पर ये गैस के अणु आएंगे, आप खुद ही सोचिए, तो गैस के अणुओं के अंदर क्या होगी? गतिज ऊर्जा होगी ना। और ये ठोस के अणु यहां से आए, गैस के अणु यहां से आए जो गति कर रहे थे और ठोस के पृष्ठ पर आकर के एकत्रित हो गए, रुक गए, तो उनकी गतिज ऊर्जा कहां गई? उनकी गतिज ऊर्जा ही क्या होती है? ऊष्मा के रूप में परिवर्तित होकर के बाहर उत्सर्जित हो जाती है, बाहर निकल जाती है। और इसीलिए हम कहते हैं कि जो अधिशोषण की घटना है वह ऊष्माक्षेपी है। अधिशोषण ऊष्माक्षेपी होता है। ऊष्माक्षेपी मतलब इस अभिक्रिया में ऊष्मा बाहर निकलती है, ऊष्माक्षेपी होता है। कारण मैंने बता दिया, जिस गैस के अणु आकर के ठोस के पृष्ठ पर अधिशोषित होंगे उनकी गति ऊर्जा ऊष्मा के रूप में बाहर निकल जाएगी। सेकंड रीजन, ये गैस जो ठोस का जो पृष्ठ होता है यह क्या करता है? बाहर गैस के अणुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है, फोर्स लगाता है। तो जब ये उसकी आवश्यकता पूरी हो जाती है तो इस कारण भी क्या होती है? ऊर्जा बाहर उत्सर्जित हो जाती है। तो मुझे लगता है ये चीजें समझ में आ गई होगी। आप नोट कीजिए, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। तो प्यारे बच्चों, अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है 5.9, जो कि इस प्रकार से है। इसके अनुसार कोलाइडे विलयनों को की परिक्षिप्त प्रावस्था तथा परिक्षेपण माध्यम की भौतिक अवस्थाओं के आधार पर कैसे वर्गीकृत किया जाता है? तो आप जानते हैं कोलाइडे विलयनों का जो निर्माण होता है वो परिक्षिप्त प्रावस्था तथा परिक्षेपण माध्यम के आपस में मिलने के कारण होता है। जिस प्रकार विलयन में विलेय और विलायक को मिलाने पर विलयन का निर्माण होता है, इसी प्रकार कोलाइडे विलयन में विलेय के स्थान पर परिक्षिप्त प्रावस्था तथा परिक्षेपण माध्यम यानी कि विलायक, इन दोनों को मिलाने पर कोलाइडे विलयन निर्माण होता है। चैप्टर में हमने आपको डिटेल में समझाया था कि इन दोनों की भौतिक अवस्थाएं, जैसे विलयन में विलेय तथा विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर विलयन को 9 भागों में बांटा जाता है। ठीक उसी प्रकार से कोलाइडे विलयन को परिक्षिप्त प्रावस्था तथा परिक्षेपण माध्यम की भौतिक अवस्थाओं के आधार पर 8 भागों में बांटा जाता है। ये विलयन से एक अवस्था कम होती है। और होती क्यों है मैंने आपको बताया था, क्योंकि कोलाइडे विलयन एक विषमांगी
हम कह सकते हैं विलीन होते हैं, इसका अर्थ यह हुआ कि इसके अलग अलग भागों से यदि सैंपल निकाले जाएं कोलाइडी विलयन के, तो उनमें परिक्षिप्त प्रावस्था तथा परिक्षेपण माध्यम का अनुपात समान नहीं होता, एक जैसा नहीं होता। इसलिए इसकी 8 हम कह सकते हैं कैटेगरी इसलिए है क्योंकि यदि आप परिक्षिप्त प्रावस्था भी गैस हो, परिक्षेपण माध्यम भी गैस हो, तो गैस को गैस में मिलाएंगे तो एक समांगी कोलाइडी विलयन बनेगा, जबकि कोलाइडी विलयन विषमांगी होते हैं। इसलिए गैस और गैस ये कॉम्बिनेशन छूटेगा तो 8 बच जाएंगे। वहां हमने बताया था आपको कि किस प्रकार ठोस के ऊपर ठोस, यदि दोनों ठोस ठोस अवस्था में हो तो एक सॉल का निर्माण होता है, ठोस यदि द्रव हो तो वहां पर भी एक सॉल का निर्माण होता है, और यदि ठोस के ऊपर गैस हो जाए तो एरोसॉल का निर्माण होता है। तो वो डिटेल में हमने आपको बताया था, आप चैप्टर में जाकर के उसको डिटेल से देख सकते हैं। फिलहाल हम अगला करते हैं। यहां पर प्रश्न अगला हमारा आता है ठोस तथा अगला है 5.10। तो अगला प्रश्न है प्रश्न 5.10 से शुरू कर रहे हैं। इसके अनुसार ठोसों द्वारा गैसों के अधिशोषण पर दाब एवं ताप के प्रभाव की विवेचना कीजिए। अधिशोषण पर दाब तथा ताप का प्रभाव, तो पहला देखते हैं अधिशोषण पर दाब का प्रभाव। दाब का प्रभाव, तो दाब का प्रभाव क्या होता है? हमने जो फ्राइमलिक का जो समीकरण होता है समतापी वक्र के लिए, वो होता है हमारा x/m बराबर k, और साथ में हमारा था p की घात 1/n। यहां से हम यही तो हमारा अधिशोषण यही तो होता है x/m। तो क्या होता है x/m अनुक्रमानुपाती होता है। यदि प्रारंभ की बात करी जाए तो p की घात 1 के। पहली बात ये क्या है? प्रारंभ में x/m अनुक्रमानुपाती होगा p की घात जो 1 से कम हो, यानी कि p की घात क्या होगी? 1 से कम। यदि इसको n ले लें तो यहां पर होगा n बराबर 1, यहां पर n ले तो n का मान मध्य में कह लीजिए, मध्य में, तो n का मान क्या होगा? छोटा होगा 1 से। और तीसरी स्थिति हम यहां पर ले लें, यहां पर 1/n है तो 1/n ही ले लीजिए। 1/n का मान 1 हो गया, यहां 1/n का मान 1 से कम हो गया। और तीसरा x/m अनुक्रमानुपाती होगा p की घात 0, यानी कि अंत में जो 1/n है उसका मान क्या आ गया? 0 ही आ गया। इसका अर्थ है लास्ट में अधिशोषण होता है, गैस के दाब पर निर्भर नहीं करता। देखिए क्या क्या चीजें समझ में आती है इस समीकरण से, कि प्रारंभ में जो अधिशोषण है ये क्या है? अधिशोषण ये अनुक्रमानुपाती होता है गैस के दाब p के। जैसे जैसे दाब बढ़ाओगे अधिशोषण बढ़ेगा, इसलिए 1/n का मान 1 रखा हुआ है। थोड़ी देर बाद जब पृष्ठ पर अधिशोषण हो जाएगा, गैस के अणु अलग अलग जगहों पर भर जाएंगे, तो अब जो पृष्ठ है उसमें कुछ स्थान भर गया और कुछ स्थान क्या रह गया? खाली। तो अब अधिशोषण की दर बढ़ने वाली नहीं है, जो उपलब्ध स्थान कम हो गया तो अब अधिशोषण क्या हो गया? पहले के मुकाबले कम हो जाएगा। 1/n का मान 1 से क्या होगा? कम होगा। और जब सैचुरेटेड स्टेट आएगी, संतृप्त अवस्था आएगी, जब ठोस के पृष्ठ पर सारे के सारे खांचे भर जाएंगे, तो अब अधिशोषण नहीं होने वाला। चाहे आप दाब कितना भी बढ़ा दो तो गैस के अणु कहां जाएंगे? ठोस के पृष्ठ पर, क्योंकि उसके पूरे के पूरे खांचे क्या हो गए? भर गए। तो इसलिए यहां पर दाब पर निर्भर नहीं करेगा अंत में। तो यह हमारी कौन सी होती है? संतृप्त अवस्था। संतृप्त अवस्था जो अंत में हमारी आती है, या जैसे आप कहते हो साम्यावस्था कह देते हो, उस स्थिति में संतृप्त अवस्था या साम्यावस्था। साम्यावस्था इस पर p की घात पर निर्भर नहीं करता है अधिशोषण, ध्यान रखिएगा। अगला देखें, इसमें क्या करा है? ये दाब पर तो हमने बता दिया। अब ताप का प्रभाव सेकंड हम ले रहे हैं। ताप का अधिशोषण पर प्रभाव। अधिशोषण पर प्रभाव, तो हमने देखा था कि यदि ताप बढ़ा दिया जाए तो अधिशोषण घट जाता है। अधिशोषण घट जाएगा। ताप बढ़ाया आपने तो अधिशोषण घट गया। क्यों? क्योंकि ठोस के पृष्ठ पर, यह ठोस था, ठोस के पृष्ठ पर ये खांचों पर अणु आ गए। यदि आप ताप बढ़ाएंगे तो वो ताप जो ऊष्मीय ऊर्जा होगी वो ये अणु प्राप्त करेंगे।
जब अणु ऊष्मा ऊर्जा प्राप्त करेंगे तो इनकी ऊर्जा में वृद्धि होगी, और ऊर्जा में वृद्धि होगी तो ये क्या हो जाएंगे, वेपराइज होकर के बाहर की ओर निकल जाएंगे, इस पृष्ठ से बाहर चले जाएंगे जैसे जैसे आप ताप बढ़ाएंगे। इसलिए ताप बढ़ाने पर अधिशोषण घटता है। वैसे भी आप जानते हैं अधिशोषण एक ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया है, यानी कि इस घटना में ऊष्मा बाहर निकलती है, और यदि आप पहले से ऊष्मा बढ़ा देंगे तो अधिशोषण की घटना कम हो जाएगी। तो इस प्रकार से हम इसे समझ सकते हैं। अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों, प्रश्न संख्या है 5.11। अगला है प्रश्न 5.11। द्रवरागी तथा द्रव विरागी सॉल क्या होते हैं? प्रत्येक का एक एक उदाहरण दीजिए। द्रव विरोधी सॉल आसानी से स्कंदित क्यों हो जाते हैं? पहला तो द्रवरागी और द्रव विरागी सॉल क्या होते हैं? द्रव रागी और दूसरा है द्रव विरागी। देखिए, द्रव रागी सॉल और द्रव विरागी सॉल ये क्या हुए? तो यदि हम एक ऐसे कोलाइडी विलयन की बात करें जिसमें अधिशोष्य प्रावस्था तथा अधिशोषण माध्यम, इन दोनों के बीच में आसानी से मेल हो जाए, आसानी से एक दूसरे में ये घुल मिल जाएं, हम कहें कि हमने जो अधिशोषण माध्यम लिया है, मान लेते हैं द्रव ले लिया, जल ले लिया या द्रव ले लिया, और जो अधिशोष्य है वह हमने मान लेते हैं ठोस है। यदि ठोस द्रव में आसानी से घुल मिल रहा है तो हम कहेंगे वह द्रव रागी है, द्रव से प्रेम कर रहा है, द्रव से अच्छा लगता है। तो ऐसी चीजों को यदि ऐसे हमें सॉल्व बनाने हो तो आप अधिशोष्य हम कह सकते हैं प्रावस्था डालिए, यानी कि वो पदार्थ डालिए, और एक अधिशोषण माध्यम जैसे आपने जल डाल दिया, दोनों को हल्का सा मिलाएंगे तो क्या होगा? एक कोलाइडी विलयन तैयार हो जाएगा। और कोलाइडी विलयन की खास बात क्या होगी? उस विलयन की खास बात क्या होगी कि वह आसानी से एक दूसरे में मिल रहे हैं, दोनों के दोनों अवस्थाएं, अधिशोष्य प्रावस्था तथा अधिशोषण माध्यम आसानी से मिलेंगे। एग्जाम्पल क्या है? इसका एग्जाम्पल है जैसे गोंद। और एक और इनमें खास बात है, आपने देखा होगा जो गोंद जो होता है जब बॉटल में नया नया आता है तो उसमें आपने लिक्विड फॉर्म में उसे देखा होगा। अब यदि गोंद किसी कारण से सूख जाए तो आप उसमें थोड़ा सा पानी मिलाइए और दोबारा दोनों को मिलाइए, फिर से वो गोंद पहले की तरह हो जाएगा। तो द्रवरागी सॉल्ट्स की यही खास बात है कि यदि किसी प्रकार से इनका स्कंदन हो जाए, स्कंदन मतलब यह जो अधिशोष्य प्रावस्था के कण हैं वह आपस में मिल करके एक बड़े कण का निर्माण कर लें। यदि फिर उसमें अधिशोषण माध्यम आप डाल के मिलाएंगे तो फिर से आपको द्रवरागी सॉल मिल जाएंगे। अब द्रव विरागी समझिए सॉल, तभी आपको ये समझ में आएगी पूरी बात। द्रव विरागी सॉल वो होते हैं जिसमें अधिशोष्य प्रावस्था और अधिशोषण माध्यम यह दोनों आपस में सामान्यतः एक दूसरे से मिलने की कोशिश करते ही नहीं है, दोनों एक दूसरे को पसंद ही नहीं करते हैं। अब ऐसे विलयनों में यदि कोलाइडी विलयन बनाना है तो हमें किसी तीसरे हम कह सकते हैं तरीके का इस्तेमाल करना पड़ता है, और ऐसे विलयनों को हम कहते हैं द्रव विरागी सॉल। तो एक लाइन में डेफिनेशन क्या है? ऐसे कोलाइडी विलयन जिसमें कि अधिशोष्य प्रावस्था तथा अधिशोषण माध्यम के बीच में किसी प्रकार का हम कहें कोई आकर्षण ना हो, इनके अणुओं के बीच में कोई आकर्षण बल कार्य न करे, वो कहे तू अलग चल मैं अलग चल रहा हूं, दोनों को एक दूसरे से मतलब नहीं है, तो इस प्रकार का जो विलयन बनते हैं कोलाइडी विलयन, उन्हें द्रव विरागी सॉल कहते हैं। और यदि परिक्षेपण माध्यम द्रव है तभी उन्हें कहेंगे द्रव विरागी सॉल, और यदि वो जल है तो उसे कहेंगे जल विरागी सॉल। सामान्य सी बात है। तो इसका जैसे एग्जाम्पल गोंद है, वैसे इसका जो एग्जाम्पल होता है वह हम कह देते हैं जैसे सोने के सॉल हो गया, गोल्ड सॉल हो गया, या हम कहते हैं सिल्वर सॉल हो गया, सिल्वर सॉल या गोल्ड सॉल, यहां पे लिख लेते हैं गोल्ड सॉल। ये क्या है? द्रव विरागी सॉल के एग्जाम्पल हैं। अब इतनी बात समझ में आ गई। अब बात आती है कि तीसरा इसने का स्कंदन की प्रक्रिया बतानी है। देखिए, अब स्कंदन समझने के लिए द्रव विरागी सॉल को समझिए। चैप्टर में डिटेल में आपको समझाया है। द्रव विरागी सॉल में हमने कहा ये वाले इस प्रकार से होते हैं। अब किसी विधि से हम क्या कर लेते हैं? कोलाइडी विलयन का निर्माण कर लेते हैं। अब इसमें ये हमारे जो सॉल हैं ये इस प्रकार से हैं, ये, और ये हमारा क्या है? परिक्षेपण माध्यम है। इस पे इस प्रकार से सॉल का निर्माण हो गया। अब ये सॉल आपस में मिलकर के एक बड़े कण का निर्माण करेंगे,
और गुरुत्वाकर्षण के कारण वह कण क्या हो जाएगा, सतह में आकर के, तली में आकर के इकट्ठा हो जाएगा, और इस प्रक्रिया को कहते हैं स्कंदन। चैप्टर में डिटेल में समझाया प्यारे बच्चों। यदि किसी कोलाइडी विलयन में जो सॉल होते हैं वह सॉल आपस में संयुक्त हो जाएं और बड़े कणों का निर्माण कर लें, तो वह कण गुरुत्वाकर्षण के कारण उस बर्तन की तली पर इकट्ठे हो जाएंगे, और इस क्रिया को कहते हैं स्कंदन। स्कंदन से बचने के लिए हमने क्या कहा था, हमने कहा था आप एक वैद्युत अपघट्ट इसमें डाल दीजिए। वैद्युत अपघट्ट डालेंगे तो क्या होगा, यह वैद्युत अपघट्ट इसमें आएगा तो क्या करेगा, ये इस सॉल को या तो धनावेशित कर देगा या ऋणावेशित। मान लेते हैं इस वाले सॉल को सबको धनावेशित कर दिया, तो इस वाले सॉल को भी धनावेशित करेगा। अब ये दोनों कण एक दूसरे के समीप नहीं आएंगे, क्योंकि इस वाले सॉल के पृष्ठ पर भी धनावेश है और अन्य सॉलों के पृष्ठ पर भी धनावेश है। धनावेश धनावेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे तो स्कंदन की प्रक्रिया होगी ही नहीं। और स्कंदन क्या है, इनका आपस में मिलना और मिलके द्रव की तली पर इकट्ठा हो जाना, इस प्रक्रिया को स्कंदन कहते हैं। तो मुझे लगता है आपको यह बात समझ में आ गई होगी, द्रव विरोधी सॉल आसानी से स्कंदित हो जाते हैं। क्यों होते हैं, अब यहां पर समझ लीजिए। हमने कहा द्रव विरागी सॉल को स्कंदित होने से बचाने के लिए आपने क्या डाला था, वैद्युत अपघट्ट, जैसे KOH डाल दिया। तो क्या हुआ, इसने सतह पर कोई भी एक आवेश को क्या कर लिया, स्वीकार कर लिया। अब यदि इनका स्कंदन करवाना है तो आप क्या करिए, एक और वैद्युत अपघट्ट इसमें डाल दीजिए। क्या डालना है, वैद्युत अपघट्ट। दूसरा वैद्युत अपघट्ट डालेंगे तो उसका जो ऋण आवेश होगा वह इन वाले धन आवेशों के विपरीत आवेश के कारण इनकी तरफ आकर्षित होगा, और वह क्या करेगा, यह वाला वैद्युत अपघट्ट इन जो सॉल है इनके पृष्ठ पर जो आवेश है उसका विपरीत आवेश, यदि पृष्ठ पर धन आवेश है तो इस वैद्युत अपघट्ट का कौन सा वाला आवेश, ऋण आवेश जाएगा, और इस वाले के सारे ये धन आवेशों को क्या कर देगा, यहां से हटा देगा। ऐसे इसके धन आवेशों को भी हटा देगा, तो ये क्या होंगे, पहले की तरह रह जाएंगे, तो आपस में मिलेंगे और क्या करेंगे, स्कंदन इनका हो जाएगा। आसान प्रक्रिया है, कोई कठिन नहीं है। चैप्टर में डिटेल से समझाया है स्कंदन को, आप जाके वहां डिटेल में देख सकते हैं। तो आप इसे नोट कीजिए, फिर हम आगे कंटिन्यू करेंगे।